हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 के चैप्टर 1 के बारे में। गणित में कक्षा 10 में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम पहले इस चैप्टर का पूरा परिचय जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमको क्या क्या आएगा। उसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखो, चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी वो संख्या जो संख्या रेखा पर विद्यमान होते हैं, यानी इसमें परिमेय और अप्रिमेय संख्या शामिल होती है। ठीक है, दोनों प्रकार की संख्या वास्तविक संख्याओं में शामिल होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है, परिमेय संख्या। और अप्रिमेय क्या होती है, जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होती है, अप्रिमेय संख्या। और यहाँ पे क्या रखना है, q नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर में जीरो होने से ये संख्या क्या होती है, अपरिभाषित होती है। तो ये इतना हो गया, यानी प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या शामिल होंगी तो वो क्या बन जाएगी, वास्तविक संख्या। प्रीमेय संख्या क्या होती है, जो हम सीधे मान लो 2, 4, 6 इस प्रकार से 1.5 इस प्रकार से ये जो संख्या होती है ये होती है प्रीमेय। अप्रीमेय में क्या होती है, देखो √2 हो गया, √3 हो गया, पाई का मान जो हम मानते हैं वो पाई हो गया। इस प्रकार से ये संख्या क्या होती है, अप्रीमेय होती है। इसके बाद में देखो, वास्तविक संख्याएं धनात्मक व ऋणात्मक हो सकती है, यानी ये प्लस और माइनस दोनों प्रकार की हो सकती है। उसके बाद देखो, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा देखो, जैसे हमारी ये संख्या रेखा होती है, इसमें क्या होता है, बीच में हमारे जीरो होता है, उसके बाद में इधर चलने पे प्लस की संख्या आती है और इधर चलने पे माइनस की संख्या आती है, यानी ये सभी संख्या प्लस माइनस की क्या है, वास्तविक संख्याओं में शामिल होती है। और अभी हमने देखी जैसे प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या। प्रीमेय तो क्या होती है, जैसे 1, 2, 0 जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है, अप्रीमेय। इनको हम यहाँ पे लिख दिया। मान लो √2 है, √3 है, ये क्या है, अप्रीमेय। इनको भी हम वास्तविक संख्याओं में शामिल करते हैं। देखो संख्या रेखा पर √3 रूट तो कैसे आता है, देखो √3 का मान सीधा होता है, इसे हमको याद रखना होता है। देखो 1.732 इस प्रकार से मानते, बाकी ये आगे चलता जाता है, फिक्स नहीं है। ठीक है, ये आगे खत्म नहीं होता है, ऐसा 7 प्रकार की है। तो इसमें 1.73 देखो कहाँ पे आएगा, 1 के तो बाद में आएगा और 2 से पहले आएगा, इसे मान लो यहाँ पे √3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सभी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है। अब आगे देखो इसमें क्या है, एक प्रमेय है आपके अंकगणित की आधारभूत मूल प्रमेय, आपके इस चैप्टर में है प्रमेय 1.1 के नाम से। देखो इसमें क्या बताया गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी प्रत्येक जो भाज्य संख्या है उनको अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। देखो भाज्य और अभाज्य क्या होता है आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आपको बेसिक से सभी बातें बताई जाएगी और उसके बाद में आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी, इसलिए पहले इस वीडियो में आपको पूरा कवर करवाया जाएगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। आप ध्यान से देखो, जुड़े रहे। भाज्य क्या होती है, जिसके 3 या 3 से ज्यादा या मान लो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा क्या हो, गुणनखंड। अभाज्य क्या होती है, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। इस प्रकार से भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखो 88 है, इनका हम गुणनखंड कैसे करेंगे, इस प्रकार से 88 का गुणनखंड, इसमें 2 का भाग देंगे 44 आएगा, इसमें 2 का भाग देंगे 22, 11 और इसमें 11 का जाएगा। इस प्रकार से 88 का क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11, ये क्या हो गया। देखो ये तो भाज्य संख्या हो गई और ये क्या हो गया, इसकी अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड हो गया। 120 का करके देख लो आप, 120 का गुणनखंड करके देख लेते हैं। इसमें 2 का देंगे तो 60, इसमें देंगे तो 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, 15 में देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 5 बार और इसके बाद 5 का जाएगा। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुना 5, ये क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखो गुणनखंड में यही होता है, हम यही सीख रहे थे। देखो 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 1, देखो भी देखा ना, 3 बार 2 आ गई। और 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ये होता है अभाज्य गुणनखंड। अब देखो आगे इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है इसी के ऊपर। अब देखो एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि से। गुणनखंड क्या है, अभी हमने सीखा, देखा जैसे वैसे बना के उसमें भाग दे के अभाज्य गुणनखंड निकाला, उसी से हम क्या सीखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। देखो ये निकालने से पहले आप थोड़ा थोड़ा जान लो कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है।
इसलिए आपको इस वीडियो में पूरा पहले ही ये बताया गया था कि हम आराम से सीख सकें कि इसमें क्या क्या कवर हो रहा है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। एलसीएम होता क्या है, देखो इसकी परिभाषा तो ऐसी होती है, वह सबसे सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, जितनी भी मान लो दी गई संख्या होती है 2 या 3 या 4। और एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए, ये तो होती है इसकी परिभाषा। लेकिन आपको देखो शॉर्ट में ये याद रखना है, एलसीएम निकालने के लिए अगर आप कोई मान लो संख्या दे रखी है, उनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात होती है ना, वो हम एलसीएम में लेते हैं। और एचसीएफ में क्या करना है, सबसे जो कॉमन घात होती है ना, सभी में उभयनिष्ठ होती है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, वो घात लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद देखो 88 और 120 का एलसीएम हम कैसे करेंगे, देखो 88 का हमने गुणनखंड क्या किया था, 2 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 1। इसी प्रकार से 120 का गुणनखंड क्या था, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। देखो एलसीएम इसमें क्या है, सबसे बड़ी घात लेनी है। इसमें 2 की घात कितनी है, 3, इसमें कितनी है, 3, यानी 2 में 3 है, ये तो 3 आ जाएगा, गुणा 11 की पावर यहाँ पे कितनी है, 1। यहाँ पे 11 है नहीं, लेकिन एलसीएम हम 1 का काउंट कर लेंगे। यहाँ पे 3 गुणा 5 की पावर 1। इस प्रकार से 2 की पावर 3 8 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 5, 11 88 गुणा 5 3 15, इसको गुणा कर लो 32। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे जो कॉमन घात होती है ना दोनों में, देखो इसमें कॉमन क्या है, एचसीएफ के लिए 2 की पावर 3 है और यहाँ भी 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 एचसीएफ में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है क्या, नहीं है ना, तो ये काउंट नहीं करेंगे। 3 यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए 1 होगा, मतलब 2 की पावर 3 8, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। अब ये एक आप करके बताओ कमेंट में इसमें क्या होगा, 24 और 60 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, आप निकालो। उसके बाद हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक। देखो उसके बाद में क्या है, एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें लास्ट में, एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध। क्या संबंध है, जब दो संख्या दे रखी हो ना, मान लो ए और बी दो संख्या है, तो उसमें कैसे निकालेंगे, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये क्या होता है, इसमें संबंध होता है। कैसे, मान लो कोई दो संख्या दे दिया आपको, उसका एक एलसीएम दे दिया और एचसीएफ पूछ लिया, या एचसीएफ दे दिया और एलसीएम पूछ लिया, 3 चीज दे होगी इनमें से आपको और एक चीज बतानी है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, यदि दो संख्या 12 तथा 60 है, जिनका एलसीएम 60 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। देखो 12 गुणा 60, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम 60 दे रखा है गुणा एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो 60 से 60 कट जाएगा तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बस इतना ही करना होता है। अब एक ये क्वेश्चन है आपके लिए, 6 12 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो मेन टॉपिक आपके इस पहले चैप्टर में इतना ही है, इन सभी से आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। एक लास्ट में थोड़ा सा पार्ट और होता है, देखो √2 √3 ए प्रीमियर संख्या है, ये सिद्ध करना, ये हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे सिद्ध करने वाला। ठीक है, उससे पहले आप 6 12 और 120 के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। कैसे करेंगे बताओ, आप कमेंट करके बता देना। 6 12 और 120 के क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। उसके बाद में एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी घात लेनी है, और एचसीएफ में क्या होता है, सबसे छोटी घात लेनी है। इससे आप ये करके बताना, और अगले वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़े रहो। और क्लास 10 की पूरी मैथ आपको यहाँ पे करवाई जाएगी, इसलिए अभी इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए।